हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं रघुकुल तिलक के द्वारा लिखी गई बुक अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये बुक मेनली 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पोइट्री, एसे, प्रोज एंड ड्रामा। ये वीडियो प्रोज सेक्शन का आखिरी वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग एसे के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो लेक्चर शुरू होगा उसमें हम प्रोज सेक्शंस को शुरू करेंगे, जिसमें बेसिकली नोवेल के हिस्से को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 14, सम एसेस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा 20th सेंचुरी के एसेस की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। हमने ईवी लुकास, जीके चेस्टरटन, हिलरी बेलॉक, एजी गार्डिनर, रॉबर्ट लिंड को पढ़ा। और आज एसे के इस आखिरी लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मैक्स बिरबोहम के बारे में। तो बुक में लिखी बातों को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इनके बारे में कुछ और जानकारियां पढ़ लेते हैं। तो मैक्स बिरबोहम, इनका जन्म 1872 और डेथ 1956 को हुआ। ये बहुत फेमस इंग्लिश एसेइस्ट, कैरिकेचरिस्ट और पैरोडिस्ट हैं। ये जाने जाते हैं अपने शार्प बीट और आर्टिस्टिक टैलेंट के लिए। तो मैक्स बिरबोहम क्या है? एसेइस्ट हैं, कैरिकेचरिस्ट हैं और पैरोडिस्ट हैं। बहुत सारे जगह पे इन्होंने रिव्यूज वगैरह में भी काम करा है। तो कैरिकेचरिस्ट और पैरोडिस्ट क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो अ कैरिकेचरिस्ट इज एन आर्टिस्ट हु स्पेशलाइजेस इन ड्राइंग कैरिकेचर्स। एक कैरिकेचरिस्ट वो है जो कैरिकेचर ड्रॉ करता है, जो क्या करता है कि किसी खास कोई पर्सन को, किसी खास लोग को टारगेट करके, किसी खास पर्सनालिटी को वो टारगेट करता है और उसका एग्जैजरेटेड व्यू रिप्रेजेंट करता है। एग्जैजरेट मतलब बढ़ा चढ़ा कर उसके किसी खास बॉडी के फीचर्स को, जैसे कि लंबी नाक, लंबी आंख, किसी फेशियल एक्सप्रेशन को वो अलग तरीके से दिखाएगा ही। और वो इसलिए दिखाएगा ताकि उस पर्सन का वो ह्यूमरस या सटायरिकल एक आउटलुक क्रिएट कर सके। हम देखते हैं कि वो मेनली फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी प्रोपोर्शन, किसी खास पर्सनालिटी ट्रेट को वो फोकस करता है, उसको एक्सप्रेस करता है और कोशिश करता है कि उसके जरिए वो एक प्लेफुल या क्रिटिकल वर्जन क्रिएट कर पाए उस आदमी का। तो कैरिकेचर बेसिकली आप देखी होंगी कि अर्लियर न्यूज़पेपर्स में राजेंद्र करके एक आता था, और अभी टीवी में सो सॉरी करके एक प्रोग्राम आता जो कि पॉलिटिकली इश्यूज को जनरली डील करता है। तो कैरिकेचर्स बेसिकली पब्लिक इवेंट पे, पब्लिक अफेयर्स पे, पॉलिटिकल कार्टून्स के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसका मकसद होता है या तो कुछ एंटरटेनमेंट करना या किसी खास मैसेज को लोगों तक पहुंचाना। तो मतलब किसी एक बड़े मैसेज को लाइटर मोड में अगर हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो कैरिकेचर्स आर वन ऑफ द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स और आइडियाज, टू entertain people or to give some social commentary, some social message, some your opinion about some person or some event. तो द गोल इज टू कैप्चर द इसेंस ऑफ अ पर्सन और सिचुएशन। उस पर्सन और उस खास सिचुएशन के इसेंस को, उसके आइडियाज को प्रेजेंट करना पिक्चर्स के जरिए, ये कैरिकेचर का काम है। इसमें ह्यूमर और एग्जैजरेशन का मिक्सचर होता है, जैसे मैंने बोला। सो सॉरी जो एक टीवी में आता है, आई थिंक इट्स ऑन इंडिया टुडे। तो सो सॉरी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो उसी में आता, कैरिकेचर हो गया। कार्टून आता था राजेंद्र करके कुछ नाम से, वो भी मतलब कैरिकेचर का एग्जाम्पल है। A caricature might draw a politician with overly large head to symbolize their ego or power। अगर किसी पॉलिटिशियन का हेड बड़ा कर दे रहा है, वो उसके ईगो या पावर को सिंबलाइज कर सकता है। उसी तरह से पार्टीज में हम लोग फन के लिए ये सब काम करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की, जो था पैरोडिस्ट। तो अब पैरोडिस्ट इज अ पर्सन हु क्रिएट पैरोडीज। पैरोडीज मतलब किसी का नकल करके हम उसका मजाक उड़ाते हैं या उसको ह्यूमरस भी प्रेजेंट करते हैं या उस पर सटायर करते हैं, इसलिए हम उसकी नकल उतारते हैं। अब बच्चों को चिढ़ाने के लिए भी हम लोग बेसिकली वो काम करते हैं, उसको एक्टिंग करने का। तो ये एक तरीका है जिसके जरिए किसी को ह्यूमर वे में प्रेजेंट करना या फिर उसको सटायर करना। तो क्या ये ह्यूमरस और सटायरिकल इमिटेशन है किसी सीरियस वर्क का,
वो लिटरेचर हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, फिल्म हो सकता है या आर्ट हो सकता है। पर्पस है कि उसके स्टाइल को मिमिक करना, जो ओरिजिनल कंटेंट है, जो ओरिजिनल आइडिया है, उसके स्टाइल को, उसके कंटेंट को मिमिक करना। और बेसिकली ये इसलिए किया जाता है ताकि उसका एग्जेजरेशन कर सके और कुछ खास एलिमेंट को अल्टर करके एक कॉमिक इफेक्ट लाए, और वो जो ओरिजिनल वर्क है उसको क्रिटिक करें, उस पे कटाक्ष करें, उस पे हम अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सके, इसलिए हम लोग पैरोडीज करते हैं। तो पैरोडिस्ट टेक्स द इसेंस ऑफ ओरिजिनल मटेरियल एंड ऐड अ ह्यूमरस ट्विस्ट। तो ओरिजिनल मटेरियल का जो इसेंस है, जो आइडिया है, उसको वो कॉन्सेप्ट को लेते हैं और उसके साथ एक ह्यूमर ऐड करके एक उसमें ट्विस्ट डालने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उस विषय वस्तु के थीम का, उसके फीचर्स का एक लाइटर नोट में मजाक उड़ाया जा सके, उसका फन किया जा सके। दिस कैन बी डन टू एंटरटेन और ऑफर अ लाइट हार्टेड कमेंट्री ऑन द वर्क और इट्स सब्जेक्ट मैटर। तो इसका भी दो मकसद है, या तो उसको एंटरटेन करना या एक लाइटर नोट पे कमेंट्री करना। अगर हम डायरेक्टली किसी वर्ड को बोले या किसी वर्क को बोले कि वो अच्छा वर्क नहीं है, वो खराब वर्क है, तो वो हार्श हो सकता है। बट पैरोडी इज अ वे इन विच यू कमेंट ऑन सम टॉपिक ऑन अ लाइटर नोट। हल्के तरीके से उस पे मतलब अपना ओपिनियन देना, ये होता है। तो पैरोडिस्ट क्या कर सकता है, किसी लिरिक को चेंज करके उसमें एक नए सॉन्ग को एक नए तरीके से गाना को गा सकता है, या फिर किसी फेमस नोवेल में ऑथर के वॉइस को, उसके प्लॉट को कॉमिकल इफेक्ट डाल के उसको चेंज कर सकता है। तो ये सारे काम एक पैरोडिस्ट करता है थ्रू हिज पैरोडीज। तो हम पढ़ रहे थे कि मैक्स बिरबोहम इंग्लिश एसेइस्ट, कैरिकेचरिस्ट एंड पैरोडिस्ट है, जो जिसमें ये बीट को और टैलेंट के लिए जाने जाते हैं। इसका एक प्रॉपर एक ये इनका कॉन्सेप्ट, ये चीजें देखने को मिलती है इनके वर्क में। शुरुआत से बड़े शौकीन आदमी थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई मेल्टन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से करी, जहां इन्होंने द येलो बुक के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया। एक्चुअली जब हम येलो बुक की बात करते हैं तो ये एक काफी फेमस बुक था, जो कि इंग्लिश डेकाडेंट मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। डेकाडेंट मूवमेंट क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो डेकाडेंट मूवमेंट बेसिकली टॉक्स अबाउट आर्ट फॉर आर्ट सेक। तो द डेकाडेंट मूवमेंट वाज अ लेट 19th सेंचुरी लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट। तो लेट 19th सेंचुरी एंड का ये आर्टिस्टिक और लिटरेरी मूवमेंट था, जो फोकस करता है एक्सेस पे, सेंसुअलिटी पे और एस्थेटिसिज्म पे। एस्थेटिक अप्रोच ऑफ द वर्क, बुक की जो सुंदरता है, लिटरेरी वर्क्स की जो सुंदरता है, उसकी सुंदरता पे, उसके लिटरेरी नेस पे फोकस ज्यादा होता था, बजाय कि उस सब्जेक्ट मैटर में हम मोरालिटी ढूंढे, कुछ लर्निंग ढूंढे। तो इन्होंने ट्रेडिशनल मोरालिटी और सोसाइटल नॉर्म को रिजेक्ट करा। इनका मेन फोकस था आर्टिफिशियलिटी, ब्यूटी एंड डिक्लाइन ऑफ कल्चर, इन्फ्लुएंसिंग मॉडर्निस्ट एंड सिंबलिस्ट वर्क। तो एक ऐसा वर्क जिसमें लिटरेरी क्वालिटीज हो, तो द फोकस शुड बी ऑन द लिटरेरी क्वालिटीज ऑफ द वर्क। तो डेकाडेंट मूवमेंट से जुड़ा हुआ एक फेमस जो बुक था, द येलो बुक, इसमें इनका भी कुछ कंट्रीब्यूशन है। अब हम बात करते हैं बिरबुहम के एसेज की। तो उनके एसेज के कलेक्शन कुछ इस तरह से हैं। द वर्क्स ऑफ मैक्स बिरबोहम 1896, मोर 1899। हम देखते हैं कि इन्होंने अपने वर्क में ह्यूमर दिखाया है, और ह्यूमर भी बहुत ही आम, बहुत ही छोटी मोटी चीजें, ट्रिवियल मैटर्स पे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ह्यूमर को दिखाया है, प्रेजेंट किया है। उन्होंने एक नोवेल भी लिखा था, जिस कारण से ये काफी फेमस हुए। द नेम ऑफ द नोवेल वाज जुलेइका दोबसन 1911। ये एक सटारिकल फैंटेसी है, जो कि ऑक्सफोर्ड में सेट है। ये उनके ह्यूमरस स्टाइल को दिखाता है। बिरबुहम जाने जाते हैं अपने कैरिकेचर के लिए, जिसमें वो लिटरेरी फिगर्स का, पॉलिटिशियन का, सेलिब्रिटीज का फन करते हैं। कहीं ना कहीं उनका एक अपना सोशल कमेंट्री देते हैं, बिना किसी को ऑफेंड किए हुए। आगे बात करते हैं। सैटरडे रिव्यूज के ये क्रिटिक बनते हैं, ड्रामा क्रिटिक बनते हैं 1898 में। इससे पहले सैटरडे रिव्यूज में जीवी सॉ क्रिटिक थे, ड्रामा क्रिटिक थे सैटरडे रिव्यू में 1898 से पहले। 1898 के बाद जीवी सा के बाद मैक्स बिरबोहम
एज अ ड्रामा क्रिटिक वर्क करते हैं सैटरडे रिव्यू में, और इस तरह से वो अपना स्थान इंग्लिश लिटरेचर में, आर्टिस्टिक सर्किल में एक अपनी अलग पहचान बनाते हैं। हम देखते हैं उनके कुछ और भी फेमस वर्क्स हैं, जैसे क्रिसमस गार्लैंड 1912, द सेवन मैन 1919। ये दिखाता है उनके सटायर और पैरोडी के मास्टरी के ऊपर। अपने आगे की जिंदगी में ये रैप्लो इटली में सेटल हो जाते हैं, वहाँ बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। अपना पब्लिशिंग का वर्क, ब्रॉडकास्टिंग का वर्क, रेडियो टॉक्स में ये इंगेज रहते हैं। 1939 में इनको नाइटहुड की उपाधि भी मिलती है। 1956 में इनका डेथ हो जाता है, और ये आने वाले समय में काफी ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट और कैरिकेचरिस्ट, खास करके एडवर्डियन इंग्लैंड में ये जाने जाते हैं। सो in the age of Edwardian England, he was one of the greatest satirist and caricaturist। अब हम मूव करेंगे बुक की तरफ। तो मैक्स बिरबोहम 1872 to 1956 won wide popularity by जुलेका डोबसन 1911। तो ये वर्क जो इनका ओनली नोवेल है, इसके जरिए ये काफी फेमस होते हैं। और ये काफी डिलाइटफुल एसेस्ट है, बड़े ही अच्छे तरीके से ये एसेस को लिखते हैं, बड़े ही खुशनुमा तरीके से एसेस एसेस को लिखते हैं। बिट्टी एक काफी है, जो मतलब ये काफी ब्यूटीफुल होकर के चीजों को लिखते हैं। who never tired of exposing the follies and फो फोइबल्स ऑफ ग्रेट कंटेम्पररीज। तो उस समय के जो भी बड़े बड़े लोग थे, जो भी बड़ी बड़ी हस्तियां थी, उनकी कमियां और कमजोरियों को बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही डिलाइटफुल तरीके से, बड़े ही रिलैक्स तरीके से लोगों के सामने एक्सपोज करते हैं। इस तरह से एक्सपोज करते हैं कि सामने वाला उतना ऑफेंड भी ना हो। कमेंटिंग ऑन हिज अचीवमेंट एज एन एसेइस्ट, एसी बार्ट जो कि काफी अच्छे लिटरेरी क्रिटिक हैं, वो इनके बारे में कुछ लिखते हैं। तो देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। मैक्स बिरबोहम ब्रशेस लाइटली, डेलिकेसी, बीटली ओवर द सरफेस ऑफ लाइफ। तो बड़े ही लाइट तरीके से, डेलिकेट तरीके से, ब्यूटीफुल तरीके से लाइफ के बारे में अपना कमेंट करते हैं, विद ग्रेट टेंडरनेस फॉर दैट ही enjoyed विद अनफैमिलियल ह्यूमर। तो ह्यूमर का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं जिंदगी में के बारे में, ये बहुत ही लाइट तरीके से, डेलिकेट तरीके से और ब्यूटीफुल तरीके से लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को अपने एसेस के थ्रू ये बताते हैं। इन हिज ऑब्जर्वेशन एंड इन हिज स्टाइल देयर इज नथिंग टू मच, बट देयर इज ऑलवेज जस्ट इनफ। तो अपनी वर्क में ये काफी अच्छा बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ऐसा है कि बहुत ज्यादा भी कुछ नहीं है, लेकिन जितना है वो कम भी नहीं है, मतलब दैट इज सफिशियंट। तो काफी अच्छा बैलेंस है, काफी अच्छा एक कह सकते हैं कंट्रोल है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है उसके बारे में। और एक डिलाइटफुल मैनर में ऐसे ऐसे लिखते हैं जो आप इंजॉय करोगे पढ़ना। इन एन एज ऑफ हरी ही नेवर हरीड, मतलब भागदौड़ भरी जिंदगी है, थकना मना है, लेकिन ही वाज अ पर्सन जो हरी के समय में भी, जब भागम भाग की दुनिया था, उसमें भी बड़े रिलैक्स होकर चीजों को लिखा। In machine age, he preserved his writing and drawing. The declining craftwork of a more leisured and less strenuous time, in an time when most people could write moderately well, and few had anything to write about, he was perfect in both manner and matter। तो एक ऐसा दौर जब लोग भाग दौड़ भरी जिंदगी में परेशान थे, बस लोग किसी तरह से लिख रहे हैं, चीजों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उस समय में भी इन्होंने प्रॉपर कंट्रोल करा, सही तरीके से लिखा। और इनकी राइटिंग में मैनर और मैटर दोनों ही चीजों का एक प्रॉपर परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से आज एसेस के टॉपिक्स खत्म होते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम नोवेल्स की तरह शिफ्ट करेंगे, और कौन कौन से ग्रेट नोवेलिस्ट हैं, कौन कौन से नोवेल्स उन्होंने लिखे, और क्या क्या हिस्ट्री के एस्पेक्ट्स है, उसको हमने पढ़ा है। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई खास तरह का टॉपिक जिसको आप पढ़ना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, अपनी बातों को लिखें, एक्सप्रेस करें। आने वाले समय में हम और भी इस बुक को कंटिन्यू करेंगे। हमने 2 सेक्शन खत्म कर लिया है, प्रोज एंड पोएट्री। आशा करते हैं कि आने वाले समय में हम और अच्छे से चीजों को और कवर करेंगे। थैंक यू।